प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र ने 1989 में एक करार किया था जिसको सीडा के नाम से जाना जाता है, मतलब कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। इस करार के साथ सहमति जताने वाले देशों की जिम्मेदारी है कि वो इस दिशा में उचित कदम उठाएं। भारत भी उन देशों में शुमार है। सवाल वही है, सीडा की भावना को अमल में लाने के लिए किया क्या गया है? कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन यानी CEDAW के तहत हर देश को औरतों के खिलाफ भेदभाव खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाने थे। इन कदमों में उन सभी कानूनों को खत्म किया जाना था जो किसी न किसी रूप में औरत के साथ भेदभाव करते थे या फिर उसे प्रोत्साहन देते थे। इसके साथ ही भेदभाव को हर स्तर पर खत्म करने के लिए नए कानून बनाए जाने थे। राज्य का ये भी दायित्व माना गया कि औरतों को हर तरह के भेदभाव से बचाना है, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो या संस्थागत। इस तरह संयुक्त राष्ट्र के इस करार के तहत औरत मर्द की बराबरी सुनिश्चित की जानी थी। ये भी सुनिश्चित किया जाना था कि राजनीतिक और सार्वजनिक जिंदगी में औरत की हिस्सेदारी हो और उसके लिए शिक्षा, सेहत और रोजगार के गुणात्मक और गुणात्मक मौके सुनिश्चित किए जाएं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के इस करार पर हस्ताक्षर किए और कई सारे कानून बनाए। इन कानूनों में घरेलू हिंसा, कामकाज के स्थान पर छेड़छाड़, दहेज उत्पीड़न और औरत के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने का दावा किया गया। इन लिखित कानूनों और इनके लागू किए जाने में लगातार अंतर पाया गया। एक तरफ औरत मर्द की बराबरी की बात हो रही है और दूसरी तरफ भ्रूण हत्या से लेकर गैंग रेप तक का रुझान बेरोक टोक जारी है। औरतों की संस्थाएं ये सवाल लगातार उठाती रही है कि जागरूकता की कमी के कारण ये कानून असरदार नहीं हो पाए। इसी तरह सवाल ये भी उठता रहा है कि अगर सामाजिक ताने बाने के अंदर भेदभाव निहित है तो इसका असर कानून लागू करने वाली संस्थाओं पर भी पड़ रहा है। बात घूम फिर कर बुनियादी सवाल पर आ जाती है कि कानूनी रूप धारण करने के बावजूद जो कदम असरदार साबित नहीं हुए उनको प्रभावशाली कैसे बनाया जाए। हमारे देश ने सीडा की भावना को कायम रखते हुए जो कदम उठाए हैं उनका लेखा जोखा 3 रिपोर्ट्स में पेश किया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। आखिर कानून को बनाने और उसे लागू करने के बीच जो अंतर रह गया है उसे कैसे समझा जाए, जानते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर पूनम धवन जो सेंटर फॉर द वुमेन स्टडीज जम्मू यूनिवर्सिटी से हैं, महेंद्रा बंगालिया जो एक्शन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट राजगढ़ से हैं जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश है, और जगमती सांगवान जो वाइस प्रेसिडेंट हैं आइडवा की और फॉर्मर डायरेक्टर हैं वुमेन स्टडीज महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हिसार से। आप सभी का आज की इस चर्चा में स्वागत है। प्रोफेसर पूनम, मैं आपसे शुरू करता हूं। एक तरफ जहां पर कानून की बात है या लिखित की बात है उसमें हम बराबरी की बात कर रहे हैं, औरत मर्द की बराबरी में, और दूसरी तरफ बहुत ही क्रूर किस्म की हिंसा है वो जारी है। इस जो मतलब इतना बड़ा अंतर है इसको कैसे समझा जाए? अंतर को इस तरह समझा जाए कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि कानून बने हैं, और आज से अगर हम 20 साल या 30 साल पहले देखें तो वो कानून नहीं थे और हिंसा का रूप था मगर रिपोर्टेड नहीं था। कहीं घरों के दायरे में मीडिया इतना सक्रिय नहीं था, औरतें एकदम साइलेंट थी, सफरिंग और सैक्रिफाइस को एक प्राइम वैल्यू मानती थी और बोलती नहीं थी। तो अब एक बात है कि स्कीमें भी बनी है और कानून भी बना है, मगर ज्यादा बदलाव इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मानसिकता नहीं बदली है। स्कूल के जो करिकुलम है वो सिलेबस के जरिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तो सिखाते हैं मगर जीने का सलीका और जीने का तरीका नहीं सिखाते हैं। जो ओरिएंटेशन मिलनी चाहिए डिग्निटी को लेकर, कोएग्जिस्टेंस को लेकर, जहां पर सब एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट को समझे, उसके लिए ना कोई क्लास लगती है, घरों में उसके बारे में बात नहीं की जाती है, दोस्तों से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मिस इन्फॉर्मेशन होती है, और एक जो सेंस ऑफ प्लेजर भी है जो दोस्तों के साथ छेड़छाड़ एक मजे की बात है, बुरी बात नहीं है क्योंकि सोच में किसी ने डांटा फटकारा भी नहीं है कि लड़कियों को छेड़ना गंदी बात है, लड़कियों की बॉडी इंटेग्रिटी को इन्वेड करना पाप है, गुनाह है। तो किसी सोर्स से भी कंडेमनेशन नहीं आ रही है, किसी सोर्स से भी वो मानसिकता में जो पितृसत्तात्मक सोच है, जो पेट्रियार्कल ईथोस है, उसमें जब बदलाव ही नहीं आ रहा है तो कानून क्या करेगा। दूसरी बात है कानून के जो रक्षक हैं
जो हमारी पुलिस है या हमारा जो जुडिशरी का सिस्टम है, उन सब के पास एक तो केसेस जाते हैं तो बहुत कई बार ज्यादा नंबर होने के कारण, इंडिया बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है तो बहुत सालों साल लग जाते हैं, तो वहाँ फेथ नहीं है कि क्या हमें न्याय मिलेगा। और कहीं पर अगर आप मुझे सही समझे तो एक सच्चाई ये भी है कि ये एक नेक्सस है जिसमें हमारे ऑर्गेनाइज क्राइम है, कहीं पर पुलिस भी जुड़ी है जो संरक्षण देती है, जो गुंडा लोग हैं या जो मसल पार या जिनको बाहुबली कहते हैं, तो फिर वो एक फेथ भी नहीं है। जो क्राइम्स अगेंस्ट विमेन को रोकने की जो संस्थाएं हैं, फिर जो एनजीओज भी हैं, एनजीओज भी आवाज आज उठा रही हैं, बहुत खुशी की बात है। बहुत ज्यादा आज जहां सरकार सक्रिय हुई है, सुप्रीम कोर्ट सक्रिय हुई है, विमेन फ्रेंडली लॉज बने, एनजीओज ने भी आज बहुत अच्छा काम किया। मीडिया यही बात हम एनजीओ वालों से पूछ लेते हैं। मैम, आप एक एनजीओ चलाते हैं हिमाचल के बिल्कुल दूर दराज के इलाकों में। दूर दराज के इलाकों में इन्हीं मसलों पर कैसी समझ है और आपको किस किस्म की मुश्किलें आ रही हैं यहाँ पर? सर, इसमें बेसिकली दो चीज सामने आती है कि एक तो जो जिस इंटेंशन से जो कानून बनाए जाते हैं ऊपर के स्तर पे, वो ग्रास रूट तक पहुंचते पहुंचते वो इंटेंशन बहुत लो हो जाती है, मतलब वो धूमिल हो जाती है कई बार, मतलब वो छन के आता है नीचे तक। और जो बेसिकली जो बेनिफिशियरी हैं, जो ग्रास रूट पे हम लोग जो डेली मतलब देखते हैं महिलाओं के साथ में जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो बात हो रही है, उसमें एक तो ये है कि सेंट्रल लेवल पे भी जो एक्ट बना है ये बिना फाइनेंशियल प्रोविजंस के, शायद ये मेरे ख्याल से संसद की हिस्ट्री में एक पहला बिल पारित हुआ है जो जिसमें फाइनेंशियल प्रोविजंस नहीं दिए गए हैं। और स्टेट की जिम्मेवारी दी गई है। मैं हिमाचल के बारे में अगर बात करती हूँ तो यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको चार्जेस दिए गए हैं। जो एक आईसीडीएस प्रोग्राम में सुपरवाइजर हैं वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के रूप में काम करती है, तो वो मतलब उनको दूसरे आईसीडीएस प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम है, वो एडिशनल चार्जेस समझ के वो सेकेंडरी उस पर आ जाता है। तो गैप मतलब ये है कि जो एक जिस इंटेंशन से शुरुआत की जाती है उस इंटेंशन लोअर लेवल तक नहीं रहती है। और जो हमें प्रॉब्लम आती है जी कि देख रहे हैं हम कि जो जिसमें टाइम बाउंड किया गया है जुडिशरी को कि 60 डेज में आपको केस को मतलब वो महिला को रिलीफ मिलना चाहिए, तो वो बहुत सारे केसेस में नहीं हो रहा है। उसमें 1 साल 2 मतलब कई बार मतलब पूरा 1 साल 1.5 साल निकल जाता है, उसमें एविडेंसेस दो, ये सब करो। तो एक तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि विद इन टाइम बाउंड ये नहीं हो रहा है। दूसरा जो फाइनेंशियल प्रोविजन है वो स्टेट में भी नहीं है, वो एडिशनल चार्जेस के साथ है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं पर्सनली एज ए सोशल वर्कर ये फील करती हूँ कि शायद जो महिलाओं और बच्चों के लिए जो प्रोग्राम है सिर्फ वो मतलब यह है कि सेकेंडरी उसमें लिया जाता है, उनके लिए फाइनेंशियल प्रोविजंस की कमी है। शायद स्टेट की किस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन्होंने किस किस्म का कानून बनाया है और उसको कैसे लागू करना है, कानून जो इन्हीं मुद्दों पर हमने आज बात की थी डॉक्टर रुथ मनोरमा से, जो नेशनल अलायंस ऑफ वुमेन के प्रेसिडेंट हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। It is the state obligation that the government with all these mechanisms see to that effective implementation takes place. Whatever the gaps, whatever the inadequacies, whatever the challenges that we have in implementation must be looked at very, very strongly by the courts, by the national and state human right mechanisms in the country. I think people must be there should be that punitive action must be taken. That is the only way to correct the major patriarchal attitude of men and the society. Whenever the women go to the police station to register a case, she will not go to the police station at first instance. I think if she is violated for years, she says, enough is enough, now she goes. So when her husband beats up on the first evening or in the afternoon, she will not immediately go. She will kind of try to tolerate and tolerate and tolerate. She goes to the police station when she thinks, Abba, it is enough, I will not be able to tolerate, then only she goes. Till then she will go to the neighbors, she will tell the relatives, she will tell everybody. So when she goes there, what is the police says? Police also say the same thing. What is this? This is happening everywhere. Please go and adjust. If they go to the court, they will send them for counseling, for conciliation. She goes to the court only after years. Even there they said conciliation. So justice is delayed, justice is denied. We need to educate our children from the beginning.
so that they will have a culture of equality, a culture of human rights for women and men. It will be inculcated in the mind. When they see father is sitting and relaxing and having a tea at 10 o'clock, he gets ready and go to the work. And then women slog and then go to work. They see such differences. They may not be able to articulate, but they think that is the way of life. जगमती जी, आपने हरियाणा में इन मुद्दों पे लगातार काम किया है और हरियाणा एक वैसा एक स्टेट है जो राजधानी से बहुत जुड़ा हुआ है, दिल्ली से जुड़ा हुआ है। हाँ। लगातार तरक्की हो रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लेकिन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन भी वहां पर बहुत बढ़ रही है और बहुत क्रूर हो रही है। हाँ। आप इसको कैसे समझते हैं? देखिए दलजीत, मैं इस सवाल पे आऊं जो आपने अभी रखा है, उससे पहले जो कानून का प्रावधान जो हो रहा है महिलाओं के लिए और उसके लागू होने में जो अंतर है, जो बेसिक सवाल अभी चल रहा था, दूसरे साथियों ने भी रिस्पॉन्ड किया। हाँ जी। उस पे मैं थोड़ा ऐड करना चाहती हूँ अपने अनुभव के आधार पे कि हमें ये लगता है कि जैसे थोड़ा जन दबाव बनता है तो कानून बना तो दिए जाते हैं, परंतु उस कानून के साथ जो बजट का एलोकेशन होना चाहिए और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा क्रिएट उसको लागू करने के लिए जो सहूलतें चाहिए, जितना साधन चाहिए, उसको अस्तित्व में आने के लिए, ताकि उसका असल में प्रयोग कर सके महिलाएं अपने जीवन में और उनको उसका फायदा मिले, तो वो जो प्रावधान फर्दर करने हैं अभी उस लेवल पे हमें कमजोरी लगती है। और जैसे मैं बताऊं कि जैसे महेंद्र भी अभी कह रही थी कि ये प्रावधान तो बना दिया कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, पर हरियाणा के अलावा कहीं पे भी आप देखेंगे कि प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट हुई नहीं है, उनके ऑफिस नहीं है। इवन हरियाणा में भी अलग से एक पूरा वो बिल्डिंग और उसके साथ ऑफिस क्रिएट होना चाहिए था, वो भी एसपी ऑफिस में किसी तरह से अकोमोडेट की हुई है, जबकि उसकी मूल भावना ये है कि महिलाएं एकदम घर परिवार में कुछ हिंसा होती है तो वो पुलिस के पचड़े में नहीं पड़ना चाहती, वो सोचती है कि कोई थोड़ा सा बीच बिचाव करके और सुलझा दे मामले को। और लेकिन हकीकत वही बन कि अभी भी उसको एसपी ऑफिस में जाना पड़ता है जिसमें वो जाना नहीं चाहती। तो ये इसी तरह से मतलब वो उसको अलग से नहीं देख पा रही है, वो पुलिस का ही हिस्से के तौर पे देख रही है। हाँ, इसी तरह से अगेंस्ट डाउरी मतलब ऑफिसर्स की नियुक्ति का सवाल था कि दहेज को रोकने के लिए, परंतु जो ऑलरेडी अलग अलग विभाग में जो अधिकारी काम कर रहे हैं किसी को भी उसका चार्ज दे दिया गया, उसके पास अपना काम है, पहले से डिफाइंड वर्क है जिसके प्रति उसकी जवाबदेही है, उसके लिए एडिशनल बर्डन की तरह से आता है। इसी तरह से हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में हम देखते हैं कि लड़कियों के प्रति और महिलाओं के प्रति काम के स्थान पर होने वाली जो यौन हिंसा है उसके खिलाफ जेंडर सेंसिटाइजेशन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑन वर्क प्लेस कानून अस्तित्व में आया, परंतु उसकी जो जानकारी के लिए प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, उसका ऑफिस होना चाहिए, उसका निपटारा करने के लिए कोई अधिकारी होना चाहिए, वो कुछ भी होता नहीं है। तो अभी हमें ये लगता है कि बजट की पूरी एलोकेशन के लेवल पे बढ़ा जाना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा क्रिएट करना चाहिए, और उसके साथ साथ हम जो महिला संगठन या प्रगतिशील जो लोग हैं उनको जन दबाव बना के रखना पड़ेगा कि वो कानून जो है वो असल में लागू भी हो जो बनाए जा रहे हैं। मतलब जिस दबाव के तहत वो बनाए जाते हैं उसी दबाव के तहत ही वो लागू किए जा सकते हैं। आपकी इस बात पे मैं वापस आऊंगा, अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी।